Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. In this session we are learning molecular basis of inheritance, and that is a part of the class 12th, and the lesson is going very smoothly, I think so, and you are able to understand everything. In the previous session I make you understand how the packaging of DNA take place with the help of one wire. वायर के हेल्प से मैंने आपको कल सिखाया था कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक में कैसे पैकेजिंग होती है, यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है, एवरीथिंग आई टोल्ड यू. ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. इस टॉपिक का एक दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो वो देखेंगे कि उसमें क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है. एक्चुअली व्हेन द डीएनए इज पैक्ड, जब वो पैकेजिंग फॉर्म में जाता है तो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है. ठीक है, आपने सेल डिवीज़न पढ़ा है. ठीक है, सेल डिवीज़न में क्या होता था कि व्हेन द प्रोफेज स्टेज कम्स, जब प्रोफेज स्टेज आती है तो उसमें क्रोमैटिन धीरे धीरे ओपन होने लगते हैं. ठीक है, फिर प्रोफेज से जब मेटाफेज आती थी, ठीक है, प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आती है, मेटाफेज आती है. मेटाफेज में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स कॉयल होते हैं. याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फेज में, सेल डिवीज़न के कौन से फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्वायल होते हैं. क्वायल का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम्स ओपन हो रहे हैं. ठीक है, याद रखना, जब जब तक क्रोमोसोम्स ओपन नहीं होंगे प्रॉपरली तब तक उनका सेल डिवीज़न भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो डीएनए थे वो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में थे, लेकिन जब उनका डिवीज़न होना होगा तो वो क्या होंगे, वो ओपन होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि ये क्या होता है, कितने कॉम्पैक्ट फॉर्म में डीएनए अरेंज होता है. ठीक है, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये देखो, अगर इस डायग्राम में देखो तुम ध्यान से. ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स से देखो किस तरह से उसमें न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए इस तरह से रैप है. ठीक है, और अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है, डीएनए दिख रहा है. ठीक है, जो डीएनए है वो दिख रहा है. तो इस तरह से आपको क्या पता लग रहा है कि किस तरह से जो डीएनए है वो रैप होके, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अनक्वाइल होके, और किस तरह से क्या बना ले रहा है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स बना ले रहा है. ठीक है, तो कैन यू बिलीव कि जो क्रोमोसोम्स की जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है उसकी साइज़ कितनी होती है जब वो पूरी तरह से रैप हो जाता है. जैसे आपने धागे को लिया. ठीक है, मैं ईयरफोन ले लूँ फिर से. ठीक है, मैं एक वायर फिर से ले रहा हूँ. देखो, जैसे ये वायर है, अगर आप इस वायर को अभी खोलो तो इतना लंबा दिख रहा है, देख रहे हो, ये इसकी लेंथ इतनी है. क्लियर है, लेकिन जब आप इस ईयरफोन को किसी बॉक्स में रखता है, जिस बॉक्स में आप लेके आते हो उसमें जब होता है, या इसको इस तरह से जब आप ऐसे इस तरह से पैक कर देते हो तो इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ कम दिखने लगती है आपको. ठीक है, इसकी साइज़ आपको क्या होने लगती है, कम होने लगती है. पता है, जब डीएनए पैक्ड होता है तो उसकी साइज़ जो है कितनी दिखती है, 10 नैनोमीटर. और जैसे जैसे वो कॉयल होने लगता है 10 से 30, 30 से 200, 200 से 300, 300 से 700, और 700 से 1400 नैनोमीटर. इसका मतलब है जब मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे अपने मतलब टर्मिनेशन, मतलब अपने पूरे कह सकते हैं पीक लेवल पे उनकी ओपनिंग होती है, तो कितनी साइज उस टाइम होती है, 1400 नैनोमीटर होती है. ठीक है, अब सोचो 1400 नैनोमीटर उस टाइम है, और कितने फॉर्म में पैक था, कितना था जब पैक था, तो 10 नैनोमीटर था. समझ में आया, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड. इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या बुलाते हैं, जो टॉपिक है हमारे, ये क्या है, सोलेनॉइड, मॉडलिंग ऑफ फोल्डिंग. आपने सोलेनॉइड फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, जिसमें वायर रैप होता है. तो ऐसे ही सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग होती है डीएनए में, जब डीएनए पैक्ड होता है. ठीक है, आप एक डेटा यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 10 नैनोमीटर. ठीक है, यहाँ देख सकते हो 10 नैनोमीटर. 10 के बाद देखो 200 नैनोमीटर. ठीक है, 10 के बाद 230 नैनोमीटर, सॉरी, 10 के बाद कितना, जब अनक्वायल, सॉरी, जब क्वायल होगा, क्वायल का मतलब यहाँ पे क्या है, खुलना. याद रखना, यहाँ पे उल्टा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वायल का मतलब क्या है, खुलना. अनक्वायल का मतलब क्या होता है, रैप होना. याद रखना. ठीक है, तो जो 10 नैनोमीटर क्वायल हो रहा है तो 30 नैनोमीटर हो जा रहा है. जब वो फिलामेंट बना रहा है तो 200 हो जा रहा है. फिर धीरे धीरे और जो क्वायल हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, 700 नैनोमीटर. और जब मेटाफेज स्टेज आती है, जिस स्टेज में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं,
अपीयर होते हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें कंडेंस होते हैं, वो स्टेज कौन सी होती है? मेटाफेज। और मेटाफेज तक पहुंचते पहुंचते इसकी साइज कितनी हो जाती है? 1400 नैनोमीटर। समझ में आया? जैसे ये इस तरह से देखो, ये मेटाफेज में है, ठीक है। अब मेटाफेज में है, अब इसको अगर हम रैप करते जा रहे हैं, रैप करते जा रहे हैं, रैप करते जा रहे हैं, और इसकी साइज कम होती जा रही है, ठीक है, तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इसकी साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन जब इसको रैप कर रहे हैं तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जा रहा है। बात समझ में आई? जैसे आप कपड़े को फोल्ड करते हो तो उसकी साइज कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब आप कपड़े को पूरी तरह से स्प्रेड करते हो तो उसकी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सेम एज वही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो पैकेजिंग से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो, जब भी डीएनए की पैकेजिंग होती है तो कहीं कहीं पे पैकेजिंग जो एरियाज होते हैं वहाँ पे काफ़ी एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो ह्यूमन का जो पूरा डीएनए होता है, जहाँ जहाँ पे भी पैकेजिंग होती है तो कहीं पे कुछ नॉन हिस्टोनल प्रोटीन भी होती हैं, नॉन हिस्टोनल कॉम्प्लेक्स होती हैं। नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया हिस्टोन नहीं होती, वहाँ पे कुछ और सेट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, मतलब उसके साथ कुछ और भी प्रोटीन्स लगी होती हैं, जिसको हम बुलाते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी। आपके बुक में एक टर्म लिखा होगा एनएचसी। एनएचसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनको हम एनएचसी बुलाते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई टिपिकल न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें दो रीजन होते हैं। एक रीजन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है, एक रीजन ऐसा है जहाँ पे लूजली पैक्ड है। मतलब डीएनए कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं और कहीं पे लूजली पैक्ड होते हैं। तो जो डेंसली पैक्ड होते हैं उसको बुलाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। याद रखना, अगर डीएनए का जो रीजन बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है उसको क्या बुलाते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूजली पैक्ड होता है उसको क्या बुलाते हैं? यूक्रोमेटिन। अब बताओ, ओपन करना किसको ज़्यादा ईजी होगा? यूक्रोमेटिन को कि हेट्रोक्रोमेटिन को? यूक्रोमेटिन को। बात समझ में आई? तो इस तरह से डीएनए में दो रीजन हो गए, मतलब क्रोमोसोम्स में दो रीजन हो गए। एक जगह जहाँ पे डीएनए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक्ड है, उसको हेट्रोक्रोमेटिन, और जहाँ पे लूजली पैक्ड है उसको क्या बुलाएंगे? यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो दो रीजन हो गए। इन दोनों रीजन में देखो डिफरेंस मैंने लिख रखा है। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है। कोई चीज़ अगर डेंसली पैक्ड है तो उसका जो कलर आता है वो कैसा आता है? डार्क स्टेन, मतलब वो डार्क स्टेन दिखती है। और वहीं पे अगर यूक्रोमेटिन है तो वहाँ पे क्या है? लूजली पैक्ड होते हैं और लाइट स्ट्रेन दिखता है, ठीक है, लाइट कलर का दिखता है। कोई भी चीज़ अगर डार्क, मतलब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर कंडेंस हो गई तो वो डार्क दिखने लगती है, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन में। और वहीं पे अगर लूजली पैक्ड होती है तो लाइट स्ट्रेन होती है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अभी आपको मैंने सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था ना, सेंट्रल डोग्मा में बताया था कि डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऐसा नहीं कि हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन उनमें होता है, लेकिन बहुत स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, बहुत ईजी नहीं होता। लेकिन जो यूक्रोमेटिन होते हैं वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवली होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल मैकेनिज्म की इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो गए, तीन डिफरेंस हो गए हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में। और आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होता क्या है। हेट्रोक्रोमेटिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड हो जाते हैं डीएनए, उनको हेट्रोक्रोमेटिन बुलाते हैं। और यूक्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड होते हैं, तो ये हमें कहाँ पे दिखेंगे? ये हमें क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? ये रीजन हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलेंगे, ना कि डीएनए पे। क्लियर है? डीएनए तो उसमें प्रेजेंट है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पैकेजिंग वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो पैकेजिंग में सबसे पहले उन्होंने पढ़ा व्हाट इज द नीड ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की नीड क्या है, ठीक है। मैंने आपको डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना सिखाया और बताया कि इतना ज़्यादा जो डीएनए की लेंथ है कन्फाइन है, एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में कन्फाइन है, ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल में कन्फाइन है। तो इस तरह से देयर इज अ नीड ऑफ पैकेजिंग, इसलिए पैकेजिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज डीएनए विल स्कैटर्ड एवरीवेयर। देन वी केम टू नो कि हाउ द पैकेजिंग टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है और यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इस टॉपिक को पढ़िए तो अपने साथ एक धागा ले लीजिए, हो सके तो एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, और उस धागे और बॉल्स की हेल्प से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, जैसे कल मैंने वायर की हेल्प से बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अपनी बुक में देखोगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है
कि वहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है। अभी तक तो हमने डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, पैकेजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल के बीच में देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन भी हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। समझ में? सबसे पहले मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले बता दूं कि जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे मान लो 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स आपस में क्या हो रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं। अगर एक सेल दूसरे सेल को अपनी ही तरह क्या कर ले, ट्रांसफॉर्म कर दे, अपनी ही तरह चेंज कर दे, तो हम कह सकते हैं कि जो ए वाली मतलब पहली वाली सेल है उसने दूसरी वाली सेल में कुछ इंड्यूस कर दिया। जैसे हम जो है अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमें अपने जैसा किसने बना लिया, हमारे पेरेंट ने। कैसे बना लिया? बाई द ट्रांसफरिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम देयर बॉडी, उनके बॉडी से हमारे बॉडी में कुछ ट्रांसफ़र हुआ। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ रखा था कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स का पता लगा, फैक्टर्स के बारे में पता लगा, जीन्स के बारे में पता लगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि एक्चुअल में बेसिस क्या है, मॉलिकुलर क्या है। मतलब जीन्स तो कोई ऐसा मॉलिकुलर बेसिस हुआ नहीं, क्रोमोसोम तो कोई ऐसा मॉलिकुलर बेसिस हुआ नहीं, समझ में? फैक्टर कोई बेसिस हुआ नहीं। तो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू ट्रांसफर द ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो ट्रेड्स हैं वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसी को हम क्या बुलाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आई? जैसे हम हैं, हमको अपने जैसा किसने बनाया, हमारे पेरेंट ने। कैसे बनाया? जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो हम उनकी तरह क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। बात समझ में? जैसे आपके साथ अगर कोई फ्रेंड है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कोई टीचर ही हो सकता है मैं ही हूँ, जिसका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू एडमायर मी और एनीवन, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपनी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, अपनी तरह आपको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे मेरी जो थिंकिंग है, मैं सोचता हूँ तुम्हारी भी वैसे ही थिंकिंग हो जाए, तो मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो मैंने आपके अंदर कुछ क्या किया, कुछ इंड्यूस किया, ठीक है। सेम एज अगर यही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो जेनेटिक मटेरियल इज देयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ट्रेट, और उस ऑफस्प्रिंग को अपने जैसा क्या करने के लिए, बनाने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख रखा है, ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरी, ठीक है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन, फ्रेडरिक मैशर ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी की थी, आपको बताया था कि उन्होंने डिस्कवर किया था कि इन द न्यूक्लियस देयर इज ए एसिडिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज न्यूक्लिन, ठीक है। उसका उन्होंने नाम रखा था न्यूक्लिन। एंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, मेंडल ने बहुत सारे प्रोपोजिशन दिए थे, वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। 1896 में फ्रेडरिक मैशर ने बताया था और 1866 के आसपास मेंडल ने बताया था। बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों ने नहीं बताया था, दोनों ने ही डीएनए के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम लग गया इसको डिस्कवर होने में कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। बाय 1926 द क्वेस्ट मतलब जानते हो ना, लॉन्ग सर्च टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिकुलर लेवल। धीरे 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 करते करते मॉलिकुलर लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर जो मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा है। वॉल्टर सटन का ही नाम क्यों आ रहा है, थियोडर बोवरी का नाम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि वॉल्टर सटन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने के लिए। याद रखना, नाम तो दोनों का है, दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन किसका था? वॉल्टर एंड सटन ने। इन्होंने ही सारी नॉलेज को यूनाइट किया था। याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, वॉल्टर सटन और टीएच मॉर्गन ने, इन्होंने क्या किया है, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द रिसर्च। धीरे धीरे रिसर्च तो इतनी मतलब कुछ नहीं पता था, फिर थोड़ा फैक्टर के बारे में पता लगा, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगा, फिर कुछ जीन्स के बारे में पता लगा, तो
नैरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया? धीरे धीरे न्यूक्लियस तक पहुंच गए कि भाई न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या होता है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है और ऑफस्प्रिंग को भी अपनी ही तरह क्या कर देता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है। समझ में आया? तो वो चीज़ नहीं पता लग पाई। उस चीज़ को पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट टू गेट टू नो कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में 3 चीज़ों पे डाउट था। जैसे कोई क्राइम होता है तो हमें 2 या 3 लोगों पे डाउट होता है। जैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई तो हमें रियो चक्रवर्ती पे डाउट है, फिर और भी 1-2 लोग हैं वो सस्पेक्ट्स हैं। सेम एज अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो 3 पार्ट पे डाउट था। एक प्रोटीन, ठीक है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये बाद में आपको जानने को मिलेगा। प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, और तीसरा डीएनए। ये 3 के पे शक था, 3 पे डाउट था, 3 सस्पेक्ट्स थे। इन्हीं 3 के बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट लग गए कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, चलो पता लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता है साइंस किस पे बिलीव करता है? एक्सपेरिमेंट पे। विदाउट एक्सपेरिमेंट नोबडी इज गोइंग टू बिलीव दैट व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो उसी सीक्वेंस में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्चुअली ही वॉज अ आर्मी डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर इन आर्मी। वो आर्मी में डॉक्टर थे, ठीक है। और वो जो है ही वॉज वर्किंग ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सी डिजीज काज करेगा? निमोनिया काज करेगा, ठीक है। तो ही वॉज वर्किंग ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब वो वर्क कर रहे थे, एक्चुअली वो वैक्सीन बनाना चाहते थे, लेकिन वैक्सीन बना नहीं पाए, ठीक है। वैक्सीन नहीं बना पाए, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरा कंक्लूजन दे दिया। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला नाम किसका आता है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का आता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी आप पढ़ोगे कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने कौन सा बैक्टीरियम लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया। कौन सी डिजीज का करता है? निमोनिया। बायोलॉजी में जब भी कोई रिसर्च होती है, आप वैक्सीन के बारे में देख रहे होगे, जब एनिमल ट्रायल होता है तो माइस पे, रैबिट पे, मंकी पे, इन पे ज़्यादा ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा माइस पे यूज़ करते हैं। माइस आपको पता है, माउस आपको पता है, रैट पता है, रैट बड़े होते हैं, माउस छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने माउस को ले लिया। माउस पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इंजेक्ट करने के लिए इन्होंने माइस को लिया था, माइस को सेलेक्ट किया था। बात समझ में आ गई? अब देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया। ग्रिफिथ फाउंड दैट बैक्टीरियम हैड 2 स्ट्रेन। आपको पता है, आपने 11 में भी पढ़ रखा है कि बैक्टीरियम के स्ट्रेन हो सकते हैं अलग अलग। जैसे आपने ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव पढ़ रखा है, ऐसे ही बैक्टीरियम के अलग अलग स्ट्रेन हो सकते हैं। स्ट्रेन मतलब यहाँ पे टाइप है, ठीक है, टाइप हो सकते हैं। तो इनको 2 स्ट्रेन मिले, एक आर स्ट्रेन, आर का मतलब रफ, और एक एस स्ट्रेन, एस का मतलब स्मूथ, ठीक है। तो आर स्ट्रेन नॉन वायरलुएंट था। नॉन वायरलुएंट का मतलब होता है जो डिजीज काज नहीं करेगा, और वायरलुएंट जो होता है वो डिजीज काज करता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो कोई भी पैथोजन है, कोई भी पैथोजन होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक वायरलुएंट पार्ट और एक नॉन वायरलुएंट पार्ट। नॉन वायरलुएंट पार्ट डिजीज नहीं काज करेगा, लेकिन जो वायरलुएंट पार्ट होगा वो डिजीज काज करेगा। समझ में आई बात? तो कौन नॉन वायरलुएंट था? जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरलुएंट था, और जो एस स्ट्रेन थे वो वायरलुएंट थे, मतलब वो डिजीज काज करते थे। कैसे पता लगेगा? अरे माइस में इंजेक्ट करके देखा, अगर माइस की डेथ हो गई किससे? एस स्ट्रेन से, तो इसका मतलब एस क्या है? वायरलुएंट है। आर स्ट्रेन से डेथ नहीं हुई, इसका मतलब आर स्ट्रेन क्या है? नॉन वायरलुएंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ग्रिफिथ ने इन्हीं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन देखे थे, एक आर स्ट्रेन और दूसरा एस स्ट्रेन। क्लियर? तो आर स्ट्रेन क्या है? नॉन वायरलुएंट है, और एस स्ट्रेन क्या है? क्या थे? वायरलुएंट थे, मतलब डिजीज कॉज करते थे, ठीक है। अब आर और एस का मतलब क्या हो गया? जो एस स्ट्रेन है उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर आ गई, ठीक है। पॉलीसेकेराइड की लेयर आ गई, दैट्स व्हाई इट बिकम स्मूथ, ठीक है। जब इन्होंने इसको कल्चर किया था तो उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, किसके ऊपर? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर। एस स्ट्रेन किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, उसी की वजह से इसको बुलाते हैं स्मूथ बैक्टीरियम। क्लियर है? और ये स्मूथ बैक्टीरिया क्या है? दैट इज वायरलुएंट है। क्लियर? अब देखो इन्होंने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले मैं पिक्चर में दिखा दूं। पहले वाले में देखो क्या हो रहा है, लिविंग एस सेल्स, मतलब उसको इन्होंने किल नहीं किया। लिविंग एस सेल्स का मतलब हो गया एस स्ट्रेन,
इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, इनको 2 स्ट्रेन मिले थे, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, डिजीज काज नहीं करेगा, एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में, देखो बेचारी की डेथ हो गई, माउस डाइज। ठीक है, लिविंग आर सेल्स, फिर आर सेल्स को इंजेक्ट किया, माइस हेल्दी, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं हुई। इसका मतलब है आर क्या है, नॉन वायरुलेंट है, और एस क्या है, वायरुलेंट है। जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, आपको पता है ना, आप मिल्क को बॉयल क्यों करते हो? ठीक है, तुम कहोगे सर अच्छा लगता है, बॉयल मिल्क अच्छा लगता है। ठीक है, ऑस्चर ने बताया था कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें जो माइक्रोब होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं, मतलब वो सप्रेस हो जाते हैं, एक्चुअल में वो खत्म नहीं होते, वो सप्रेस हो जाते हैं। बात समझ में आई? सेम एज पॉस्चर का ही यहाँ पे देखो, इन्होंने हीट कर दिया, किसको हीट कर दिया, एस सेल्स को। इसका मतलब है उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया। जब उन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स को इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि माइस क्या हो गया, हेल्दी, वो उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब है एस सेल्स को जब हीट कर दिया तो एस सेल्स की जो वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट वाला जो फीचर था वो खत्म हो गया। बात समझ में आई? लेकिन जब इन्होंने चौथा स्टेप किया, 4th स्टेप पे गए, तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर सेल्स। आर स्ट्रेन को इन्होंने क्या नहीं किया था, आर स्ट्रेन को इन्होंने हीट नहीं किया था। तो किसको किसको मिलाया, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। ठीक है, जब इन्होंने दोनों को मिला के दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट कर दिया माउस में, एकदम माउस के पीछे ही लग गए थे। ठीक है, जब इनको माउस में इंजेक्ट कर दिया तो माउस की डेथ हो गई। और पता है एक बड़ी अमेजिंग चीज़ इनको जानने को मिली। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से 2 स्ट्रेन मिले, 2 स्ट्रेन को अलग अलग इंजेक्ट किया, फिर एस को हीट कर दिया। हीट करने के बाद देखा कि माइस की डेथ नहीं हुई। इसका मतलब एस जो है वो सप्रेस हो गया, उसकी वायरुलेंट जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई। लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माउस की फिर से डेथ हो गई। ठीक है, अब डेथ तो हो गई, लेकिन एक चीज़ इन्होंने और ऑब्जर्व की, जब इन्होंने माउस के ब्लड में देखा तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ही नहीं थे। ठीक है, आर स्ट्रेन थे ही नहीं, क्या थे, केवल एस स्ट्रेन। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब जब इन्होंने इसकी एनालिसिस की, माउस की जो डेथ हो गई थी जिसकी, पता है आर जादू हो गया, आर स्ट्रेन थे ही नहीं। आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया था ना, आर स्ट्रेन थे ही नहीं, जितने भी थे सब एस स्ट्रेन थे। इसका मतलब है कि जो आर स्ट्रेन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे हम अपने पेरेंट के जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उनके जैसे दिखने लगते हैं, उनके जैसे हम थिंकिंग आइडियाज़ आने लगते हैं, ऐसे ही एस आर स्ट्रेन किसके तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में। इसका मतलब है एस स्ट्रेन ने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया आर स्ट्रेन में। समझ में आया? आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन ने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? ठीक है, और उसी ने आर स्ट्रेन को किस में चेंज कर दिया, एस स्ट्रेन में। लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, मतलब वो क्या मटेरियल था जिसने एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया और आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले तो ये समझ में आ गया, व्हेन ही इंजेक्टेड एस mice died, when he injected R strain, mice survive, mice lives। ठीक है, उसके बाद when he injected heat killed S strain, mice lived, मतलब वो जिंदा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, but when he injected heat killed S strain प्लस लाइव आर स्ट्रेन, यहाँ पे लाइव लिख लेना, लिविंग आर स्ट्रेन, तो माइस की डेथ हो गई। बैक्टीरिया रेस्क्यूड फ्रॉम द माइस, जो डेड माइस था उसके बॉडी से जब बैक्टीरिया को रेस्क्यू किया गया, बचाया मतलब निकाला गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आर सब कुछ एस स्ट्रेन की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, आर स्ट्रेन थे ही नहीं। इसका मतलब है कि एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा था जो बहुत स्टेबल है। ठीक है, उसको हीट करने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली इम्प्लाइड दैट जेनेटिक मटेरियल हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम डेड टू लाइव सेल। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल था उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइव को डेड में। ठीक है, क्लियर है, डेड टू लाइव। कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म,
आर स्ट्रेन जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, एस स्ट्रेन में, क्योंकि एस स्ट्रेन के ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, आर स्ट्रेन के ऊपर नहीं थी। लेकिन जब एस जितने भी में से बैक्टीरिया रेस्क्यू किए गए सबके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर थी। तो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में, ठीक है। एंड दैट सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड लेयर। उसने क्या सिंथेसाइज किया, स्मूथ पॉलीसेकेराइड लेयर को सिंथेसाइज किया। दिस मस्ट बी ड्यू टू सम ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कंफर्म है इस किसकी वजह से हुआ, जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ। लेकिन ही वॉज फेल्ड टू टेल व्हाट वाज दैट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक तो पहुँचा दिया उन्होंने कि ऐसा कुछ है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कंक्लूजन दे पाए कि व्हाट वाज दैट जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या। समझ में आया? तो इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ में आ गया? तो पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। वैसे तो 2 एक्सपेरिमेंट और हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं टॉपिक को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। तो एक बार अपनी एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आराम से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब भी समझा दिया, पेरेंट और हमारा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी क्लियर कर दिया। तो इस तरह से टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। होप सो दैट you understood well. Please write down in the comment box how did you like the session, and please press the like button, that encourage me. Clear? So stay at your home, stay fit, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat, love you, goodbye.